हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये है इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर का मतलब होता है डिवीजन, है ना। तो यहाँ पर हम जो डिविजन्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिस पर्टिकुलर सेक्टर्स में हमारे देश के लोग काम करते हैं, उसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे यहाँ लोग जो है वो ब्रिक्स बना रहे हैं, यहाँ पर कपड़ों की सेलिंग हो रही है, यहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पर पोस्टमैन पोस्ट कार्ड्स डिलीवर कर रहा है, और यहाँ पर कुछ और चीज़ बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बाल डिफरेंट कामों पे लगे हुए हैं। तो इन्हीं कामों के आधार पे हम इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को 3 भागों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये बहुत ही बेसिक चीज़ों से डील करता है, जो बहुत ही रॉ मटेरियल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये जो कॉटन है, ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये जो पर्टिकुलर ग्रेन्स हैं, है ना, ये जो मिनरल्स है, ये जो पर्टिकुलर ट्री है, तो इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब इनको मैन्युफैक्चर करके जब हम लोग इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो हम इसको कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पेड़ की लकड़ी से अगर आपने एक फर्नीचर बना दिया तो वो फर्नीचर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर इस पर्टिकुलर कॉटन से आपने कॉटन का शर्ट बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम लोग वैल्यू का एडिशन करते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करके। उसी तरीके से एक और सेक्टर होता है जिसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसमें हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने इस कॉटन को प्रोड्यूस किया, कॉटन का शर्ट बना लिया, अब उसको मार्केट में बेचने के लिए उसको ले जाना पड़ेगा ना मार्केट तक, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी पर्टिकुलर चीज़ों को हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, है ना। तो टर्शियरी सेक्टर में चूंकि सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इसको हम लोग प्राइमरी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों को डील करते हैं, नेचुरल चीज़ों को डील करते हैं, है ना। जिसमें फार्मिंग के अलावा, यहाँ पर देखिए फार्मिंग के अलावा फिशिंग, फॉरेस्ट्री, है ना, ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, माइनिंग है, ये सभी चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती है। ओके, एनिमल हस्बेंड्री से हमको मीट और मिल्क और वूल, ये सभी चीज़ें हमको दोस्तों मिल जाती हैं। तो इसीलिए हम इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड मतलब क्यों, क्योंकि इसमें डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ओके, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें चीज़ें मिली हैं, उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करके, वैल्यू एडिशन करके हम उसको फिनिश गुड्स में या बेहतर प्रोडक्ट में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो नेचुरल प्रोडक्ट क्या है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, तो कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है दोस्तों। लेकिन जब हम कॉटन से कॉटन का शर्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, तो फिर वो कॉटन का शर्ट किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विल बी कमिंग अंडर दी सेकेंडरी सेक्टर, है ना। चूंकि इसमें इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में इंडस्ट्रीज का, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, है ना। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर होता है। तो टर्शियरी सेक्टर यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ये हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। कैसे हेल्प करता है, ये जो कोई चीज़ प्रोड्यूस तो नहीं करता, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। यहाँ पर दिया भी हुआ है, जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं अब उसको ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चीज़ें जो है वो आपका किस में आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा, है ना, उसको स्टोरेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, एज वेल एज आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी जो बैंक से आएगा। तो चाहे वो बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सेलिंग हो, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्विस सेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी तीनों सेक्टर्स को देख लिया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ पर आता है सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो आप समझते हैं, रोजगार को कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन जीडीपी क्या होता है थोड़ा इसको भी हम समझ लेते हैं ना। तो जीडीपी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दी जीडीपी। क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में कि जीडीपी क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चंस किस टाइप से बन सकते हैं कि डिफाइन डिफरेंट सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, है ना। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के ऊपर बन सकता है। इसी तरीके से जीडीपी के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जीडीपी है, यहाँ पर क्वेश्चन भी देखिए, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, है ना। तो यहाँ पर हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म है दोस्तों जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू, है ना। ग्रॉस मीन्स टोटल वैल्यू हम लेते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आपने सुना होगा, सो इंटरनेशनल इज आउट ऑफ कंट्री बट डोमेस्टिक इज विद इन कंट्री। तो डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, जो देश के अंदर होता है, विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये एरिया हम अपने स्टेट को भी ले सकते हैं और देश को भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने देश को लिया है। यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब होता है, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक बिस्किट की बात करते हैं तो बिस्किट बनता है दोस्तों आटे से और शक्कर से, और उसमें तेल वगैरह भी यूज़ होता है उसके बनने में। तो हम लोग यहाँ पर तेल के प्राइसेस को, आटे के प्राइसेस को और यहाँ पर जो हम उसमें शक्कर डाल रहे हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट जो है वो बिस्किट के प्राइस को इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं एक सेलफोन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इस सेलफोन में, स्मार्टफोन में बैटरी हो सकता है, रैम हो सकता है, प्रोसेसर हो सकता है, स्क्रीन हो सकता है। तो अलग से हम उनके प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम जो फाइनल प्राइस होगा स्मार्टफोन का, लेट से 20,000, तो हम उस फाइनल 20,000 रुपीज़ को इंक्लूड करेंगे जिसमें उन सभी कैमरा, प्रोसेसर और बाकी स्क्रीन वगैरह के प्राइसेस जुड़ चुके हैं दोस्तों, है ना। तो जो स्मार्टफोन है वो कहलाता है फाइनल प्रोडक्ट, और जो उसके अंदर चीज़ें डली हुई हैं उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, है ना। तो हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, ओके, दैट आर रीचिंग टू दी कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, है ना। तो ये यहाँ पर आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा डेफिनेशन में डेकोरेट कर लेते हैं कि इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। तो देखिए दोस्तों, देश के अंदर आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे। देखिए, किसी भी चीज़ को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ों को हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे देश के अंदर, विद इन अ कंट्री, देश के अंदर बनने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। देश के अंदर देश के अंदर बनने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसमें टाइम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर ईयर और इन अ पर्टिकुलर हाफ ईयर और इन अ पर्टिकुलर 3 मंथ्स, है ना। तो वो टाइम आप अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, देश के अंदर बनने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल टोटल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे इन अ पर्टिकुलर ईयर, ओके। तो ये हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका डेफिनेशन दोस्तों यहाँ पर बना लिया है। अब थोड़ा सा इसको वर्ड्स में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, प्रोड्यूस विद इन दी कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, है ना। तो इस तरीके से इसका आप एक बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन बना सकते हैं। और जीडीपी दोस्तों जितना ऊंचा होगा, जीडीपी जितना अच्छा होगा, उतना ही देश का इकोनॉमी भी अच्छा होगा। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रीज इकोनॉमी। इफ जीडीपी विल बी हाई देन आवर कंट्रीज इकोनॉमी विल बी ऑल्सो हाई, है ना। तो ये हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख लिया। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें देखना है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो ट्रेंड होता है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, उसमें क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर पहले डेवलप करेगा, है ना। फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ते जाएगा सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर के बाद में दोस्तों टर्शरी सेक्टर डेवलप करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है जो हमने डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा हुआ है। लेकिन हमारे इंडिया में डेवलपिंग कंट्री जो फेज़ में है ना, हमारा जो इंडिया है उसमें ये थोड़ा सा चेंज है। हमारे देश में क्या हुआ है, प्राइमरी सेक्टर पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हुआ करता था, अभी भी है, नो डाउट, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करता था हमारे देश के जीडीपी में, लेकिन फिर उसके बाद शिफ्ट सेकेंडरी सेक्टर की तरफ नहीं गया, वो डायरेक्टली कहाँ चले गया दोस्तों, टर्शरी सेक्टर की तरफ चले गया। तो ये एक चेंज है हमारे देश के केस में कि हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शरी सेक्टर की जगह क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली
टर्शरी सेक्टर में आ गया दोस्तों, है ना। ये कैसे हुआ मैं आगे आपको कुछ ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो ग्राफ है इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1973 1974 की बात है, जब प्राइमरी सेक्टर काफ़ी ठीक ठाक था, है ना। सेकेंडरी सेक्टर अभी भी देखिए इसका बार जो है वो सबसे कम है, और टर्शरी सेक्टर जो है वो उस समय भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन उसके लगभग 40 सालों के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2013-14 में कि प्राइमरी सेक्टर तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आप देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा टर्शरी सेक्टर में। यहाँ परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट डेटा वाइज दिया हुआ है ना, यहाँ परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, तो परसेंटेज वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पर ज़बरदस्त इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा टर्शरी सेक्टर में। तो इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि हमारा जो देश है वो प्राइमरी सेक्टर पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब वो सेकेंडरी सेक्टर की बजाय कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में जा रहा है। देख सकते हैं टर्शरी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो हर साल जो है वो इंक्रीज होता ही जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो टर्शरी सेक्टर है उसमें इतना ज़बरदस्त ग्रोथ, इतना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है, ये दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज बिहाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वी हैव सीन इन द टर्शरी सेक्टर, है ना। तो उसके कॉजेज क्या क्या हैं थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि ये जो टर्शरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है दोस्तों, वो बहुत बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि हम और आप जो है वो अपना लाइफ बिना पुलिस, बिना आर्मी, बिना बैंक, बिना कम्युनिकेशन, बिना ट्रांसपोर्टेशन, बिना टीचर, बिना डॉक्टर, इन सभी चीज़ों के बिना हम यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते। ये जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया ये हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है दोस्तों। इन सर्विसेज के बिना हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे सर्विसेज तो हमको चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, है ना। इसके अलावा यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप करेगा, तो एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो उसको भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है। इंडस्ट्री डेवलप करेगा तो उसको भी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी, सेलिंग की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें किस में आती है, सर्विस सेक्टर में आता है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों जो है अगर वो ग्रोथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा टर्शरी सेक्टर भी क्या करेगा दोस्तों, ग्रोथ करेगा यहाँ पर, है ना। अब उसके बाद तीसरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर लोगों का इनकम बढ़ता है तो लोगों के शौक भी बढ़ते हैं, उनको और भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर किसी का इनकम अच्छा हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ, तो उनको अब घर में खाने में मज़ा नहीं आएगा, अब उनको बाहर में खाना है, रेस्टोरेंट में खाना है ना। उनको घर में टीवी देखने में मज़ा नहीं आएगा, अब उनको सिनेमा हॉल में जाना है, मूवीज़ में जाना है, पीवीआर में जाना है ना। उनको जो है दोस्तों घर के आसपास घूमने में मज़ा नहीं आएगा, उनको टूरिज़्म के लिए जाना है बाहर। तो जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो अपने शौक में खर्च करते हैं, जिसमें टूरिज़्म आता है, सिनेमा हॉल आता है, शॉपिंग मॉल आता है, रेस्टोरेंट आता है, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सभी के सभी टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेवलप करेगा दोस्तों, है ना। इसके अलावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं दैट हैज़ कम्प्लीटली एंड ड्रास्टिकली चेंज्ड अवर लिविंग वे ऑफ लाइफ, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जब से IT आया है दोस्तों इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। एंड दिस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्स अंडर दी सर्विस सेक्टर। तो इतने सारे रीजन आप बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको एक पॉइंट और लिखना है तो आप इसमें ग्लोबलाइजेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन आया तो दुनिया का पूरा मार्केट जो है वो ओपन हो गया और पूरे दुनिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे देश में आए, जिससे कि हमारे देश में सर्विस सेक्टर को और बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला, बूस्ट मिला, है ना। तो इसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। ओके, आई होप कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ चुका है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ड्रॉबैक दिया हुआ है सर्विस सेक्टर का कि सर्विस सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखे हैं, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, है ना, उसमें से बहुत कम लोगों को काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है, पैकेज मिलता है, और मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर वर्किंग इन अ वेरी लो वेजेस, है ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो एक डॉक्टर है वो भी सर्विस सेक्टर में आता है दोस्तों, और एक ऑटो वाला है वो भी सर्विस सेक्टर में आता है। लेकिन डॉक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि दे आर कमिंग अंडर द स्किल्ड लेबर, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ऑटो वाला है दोस्तों, उसकी जो वेजेस है, उसका जो पर्टिकुलर सैलरी बन पाता होगा वो काफ़ी कम बन पाता है, जिससे आप उसके लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम लोगों का जो पर्टिकुलर वेजेस है, सैलरी है, वो बहुत अच्छा होता है, और जो मेजॉरिटी वर्कर्स होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जी वाले हैं, है ना। तो जो सब्जी वाले हैं दोस्तों, उनका भी यहाँ पर आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि
पूरा दिन भर वो काम करते हैं बेचारे, दिन भर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्जी भी ना बिके। ओके, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम बिके, और सब्जी आप जानते हैं कि कच्चा सामान होता है जो बहुत जल्दी भी ख़राब हो जाता है, जिससे उनको लॉस भी हो सकता है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी सारे जो यहाँ पर जॉब अवेलेबल होते हैं सर्विस सेक्टर में, दे आर बेसिकली ऑफ वेरी लो वेजेस। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लेते हैं कोई वर्कर है जो किसी दुकान में काम कर रहा है सेल्स पर्सन की तरह, है ना। वो बेचारा सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता है, बेचने की कोशिश करता है सामान, लेकिन उसको महीने के अंत में मिलता है बहुत ही कम पैसा, है ना। तो ये जो सभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये सभी सर्विस सेक्टर में आते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें जो वेजेस हैं, सैलरी है, वो जो है बहुत कम है, और कुछ ही यहाँ पर लिमिटेड परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है ना। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं जीडीपी और बाकी चीज़ों के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में क्या यहाँ पर परसेंटेज, क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है वो प्राइमरी है, रेड वाला जो है वो सेकेंडरी है, और ग्रीन वाला जो है वो टर्शरी है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर 1977-78 में 71% ऑफ ओवर वर्किंग फोर्स मतलब कि जिनकी एज 15 साल से 59 ईयर्स होता है ना, उस पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज का पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशन है इसका 71% पहले प्राइमरी सेक्टर में हुआ करता था, 11% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में हुआ करता था, और 18% जो है वो टर्शरी सेक्टर में होता था दोस्तों। लेकिन 2017-18 जो अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास में है 2017-18, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ड्रास्टिक डिक्रीमेंट देखने को मिला है, कटौती देखने को मिली है। तो 71 से डायरेक्ट वो कहाँ पर आ चुका है, 44% में आ चुका है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारे देश को लोग खेती किसानी बहुत ही तेज़ी के साथ में ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। लेकिन अभी भी ये मेजोरिटी में बना हुआ है, 40%, 44% इज स्टिल वेरी हाई परसेंटेज, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25% के आसपास आप मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं, 31% के आसपास दोस्तों आप टर्शरी सेक्टर में देख सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर डेटा देख लिया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पर हमने देख लिया, लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के रेशियो में कितना हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये देखना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये 44% लोग जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो देश की इकोनॉमी को दोस्तों मात्र 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि अगर हमारा देश 100 रुपये कमा रहा है तो उसका मात्र 12 रुपये जो है वो इन 44% लोगों के माध्यम से आ रहा है, जो काफ़ी कम है कि ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा कम है दोस्तों, है ना। ये जो 25% लोग हैं ये हमारे देश के जीडीपी को मात्र 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पर वॉपिंग इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 31% जो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो हमारे देश को 68% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 31% लोग हमारे देश के जीडीपी में 68% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है दोस्तों, है ना। ओके, तो यहाँ पर इस पूरे ग्राफ को देख के हम यहाँ पर 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक ये कि यहाँ पर जो ये प्राइमरी सेक्टर है 44% लोग, चूंकि ये सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर लोगों की संख्या है एक तो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इनकी इनकम भी बहुत कम है ना। और दूसरा हम ये पर्टिकुलर डिराइव कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है, लेकिन उसके रिलेशन में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो क्यों ना यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ाएं, यहाँ से लोगों को हम शिफ्ट करें, और इधर प्राइमरी से लोगों को शिफ्ट करके हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भेजें, ताकि यहाँ उनको ज़्यादा बेहतर इनकम मिल सके। और इनका अगर परसेंटेज कम भी होता है तो ये आउटपुट में ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आउटपुट सिर्फ 12% का ही दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा। देखिए, ये जो पर्टिकुलर 44% जो देख रहे हैं दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हमारे देश को मात्र 12% अर्निंग करके दे रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम जो लोगों की हमको ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज दे आर जस्ट इंक्रीजिंग दी वर्क फोर्स, है ना, इन दी प्राइमरी सेक्टर, जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक छोटा सा ज़मीन है, एक छोटा सा खेत है, जिसमें मुझे ज़रूरत मात्र 3 लोगों की है, लेकिन उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। ज़रूरत मेरे को मात्र 3 लोगों की है, लेकिन अगर उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे। उसी तरीके से मेरे को मान लो यहाँ पर सिर्फ 15% लोगों की ज़रूरत है, लेकिन
लेकिन यहाँ पर 44% लोग काम कर रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा 29-30% लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे दोस्तों, जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 29-30% लोग इस सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर मान लो 15% के लोग भी बचते हैं, तो ये 15% लोग ये 12% का ही कंट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पर कोई आपको कटौती देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो समझदारी इसी में है कि हम लोगों को अगर ज़रूरत 3 लोगों का है तो हम काम भी सिर्फ 3 लोगों से ही कराएं, जिससे कि आउटपुट हमारा सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं तो भी आउटपुट 100 है, और यहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं तो भी आउटपुट 100 है। तो क्यों ना यहाँ जो एक्स्ट्रा 2 लोग काम कर रहे हैं उनको हम इस सेकेंडरी सेक्टर और इस टर्शरी सेक्टर में भेजें, ताकि इस फैमिली का इनकम और बढ़ सके दोस्तों, है ना। तो इसी को हम लोग अंडर एम्प्लॉयड भी कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसको हम रिकॉग्नाइज ना कर सकें। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करोगे? क्योंकि बाहर से आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पांचों के पांचों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम काम कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें से अगर 2 लोगों को हम लोग बाहर भी कर दे तो कोई ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है। जैसे एक बेरोजगार व्यक्ति है तो वो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि हाँ भाई ये अनएम्प्लॉयड है, लेकिन आप इसको कैसे पहचानोगे, है ना। ये दिखता नहीं है, इसीलिए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसको कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। मतलब जिसके पास अगर जॉब नहीं है वो क्लियरली विजिबल होता है कि इसके पास जॉब नहीं है, ये बेरोजगार व्यक्ति है। लेकिन जो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में होते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में होते हैं, वो दूर से तो आपको दिखेंगे काम करते हुए, लेकिन वो एक्चुअल में अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम काम कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं दोस्तों, है ना। इसी को हम लोग डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, ये ना स्पेशली ये फार्मिंग सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन ना सिर्फ फार्मिंग सेक्टर में बल्कि आपको अर्बन एरियाज़ में भी ये देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर पेंटर है और ये जो प्लम्बर है, ये प्लम्बर और पेंटर भी कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, क्योंकि इनके पास रेगुलर जॉब नहीं होता। आपने देखा होगा जो पेंटर है वो जब उसके पास काम होता है तो वो पेंटिंग करता है, लेकिन जब काम नहीं है तो वो बैठा हुआ है ना घर में। उसको ये नहीं पता कि कब उसको काम मिलेगा, कब उसको काम नहीं मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो पेंटर है या प्लम्बर है ये अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम काम कर रहे हैं? डेफिनेटली दोस्तों वो अपने पोटेंशियल से काफ़ी कम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे साल में 365 दिन काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको 200 दिन काम नहीं मिलेगा तो ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हम इनको बिल्कुल किस में इंक्लूड कर सकते हैं, अंडर एम्प्लॉयड वाले कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, डिस्गस्ड वाले में, हिडन वाले में यहाँ पर हम डेफिनेटली इनको इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ के एग्जांपल्स हैं, ये आप अर्बन एरियाज़ में इसको इंक्लूड कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है, दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, है ना, रिपेयर पर्सनस। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, कुछ और चीज़ बेचते हैं, वो पूरे दिन यहाँ पर उसको बेचने में लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ भी चीज़ ना बिक पाए, है ना। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से ये हमने समझा कि डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट वाला सीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगा आपके हाथों में तो आपको सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो आप उस पैसे को मार्केट में खर्च करोगे, जिससे मार्केट में डिमांड जनरेट होगा, डिमांड जनरेट होगा तो मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर और मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको और प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो और ब्रांचेस ओपन होगा, और ब्रांचेस ओपन होगा तो और भी लोगों को जॉब मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक जॉब, एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरे देश को दोस्तों वो साइकिल की तरह चला सकता है ना। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन must have employment in our country. Our country is called to be one of the youngest country of the entire world, है ना। लेकिन दोस्तों हमारी यंग लोगों के पास में जॉब अभी बहुत से लोगों के पास नहीं है, आप आसपास देखते होंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कैसे हो सकता है थोड़ा देखते हैं। ये सभी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पर अभी डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो ट्रेडिशनल जो राइस, वीट, गेहूं, चावल वाले क्रॉप को करने के साथ साथ जो बाकी कैश क्रॉप्स होते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है उनको करें, है ना। जैसे टी है, शुगर है, कॉफ़ी है, इसके अलावा उनको
पीसी कल्चर मतलब होता है मछली का बिजनेस, मत्स्य पालन जिसको कहा जाता है, उसको भी करना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एक तालाब को आप लीजिए रेंट पे, उसमें 1000 मछलियों को डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली कुछ महीनों के बाद में 10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना, ब्रीडिंग के माध्यम से। तो मछली पालन में भी बहुत प्रॉफिट होता है, लेकिन मैक्सिमम फार्मर्स उसको नहीं करते हैं ना। सो चाहे वो पीसी कल्चर हो, चाहे वो आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसमें भी रिलेटिवली आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो हमको कहीं ना कहीं अपने एग्रीकल्चर को क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, जिसमें और भी हम एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल चीज़ों को इंक्लूड करें। इसके अलावा एनिमल रेयरिंग भी आप कर सकते हैं, जिसमें एनिमल से आपको मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा, मीट मिल्क एज वेल एज उसको आप ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं दोस्तों, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट को यहाँ पर फार्मर्स के बेनिफिट के लिए कुएं को खुदवाना चाहिए, या फिर डैम का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, कैनल्स का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, ताकि वो आसानी से अपने खेतों पे इरिगेशन के परसेंटेज को बढ़ा सके। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि हमारे देश का 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड मानसून के भरोसे डिपेंडेंट है, इंद्र देवता के भरोसे डिपेंडेंट है। अगर मानसून अच्छा होगा, पानी अच्छा गिरेगा, तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर पानी अच्छा नहीं गिरेगा तो बिल्कुल फिर लॉस है ना। तो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए, जो सिंचाई की व्यवस्था है, इरिगेशन की व्यवस्था है, प्लॉट्स को, एग्रीकल्चरल प्लॉट्स को पानी पहुँचाने की व्यवस्था है, वो बहुत अच्छे से हो सके। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर डैम का कंस्ट्रक्शन होगा, कैनल्स का कंस्ट्रक्शन होगा, वेल्स का कंस्ट्रक्शन होगा, तो बहुत से लोगों को जॉब भी मिलेगा उन पर्टिकुलर चीज़ों को बनाने में, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा आप ये देखिए चीप क्रेडिट मतलब सस्ता जो कर्ज है, आपने देखा होगा नॉर्मली जो है वो फार्मर्स इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड होते हैं, मनी लेंडर्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, वहाँ से वो कर्ज ले लेते हैं, जो कि काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, और वो एक पर्टिकुलर डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के जो जंजाल में फंस जाते हैं दोस्तों, है ना। इससे बचने के लिए बैंक को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बैंक जो है वो सस्ते रेट पर जो है वो किसानों को कर्ज प्रोवाइड करे, क्रेडिट प्रोवाइड करे, जिससे कि वो अपने एक्टिविटीज़ को, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, उसको वो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बेसिक फैसिलिटीज़। जब दोस्तों ये बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, चाहे वो बैंक हो, रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, है ना, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में जो रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, जिसको हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। मार्केट है, जब इन सभी चीज़ों को हम डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा देश जो है वो डेवलप करता है दोस्तों। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। देखिए 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म होने के बाद में अमेरिका बहुत तेज़ी के साथ में डेवलपमेंट किया। पूरी दुनिया में दोस्तों बहुत मंदी वाला माहौल था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, लेकिन अमेरिका इससे बच पाया क्योंकि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लाखों लोगों को जॉब तो मिलता ही है, प्लस वो हमारे देश को 10 गुना आगे बढ़ाने का भी ताकत रखता है। आज अगर हमारे देश और चाइना को आप कंपैरिजन करेंगे तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर लेती हैं, हमारे देश की तरफ शिफ्ट नहीं करती। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप जो है दोस्तों मुंबई में अपना, या फिर कोई किसी मेट्रो सिटी में अपना ऑफिस ओपन करना चाहेंगे, कि गांव देहात में अपना ऑफिस ओपन करना चाहेंगे, तो आप डेफिनेटली मेट्रो सिटीज़ को चूज़ करेंगे, क्योंकि मेट्रो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गाँव देहात वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा है। तो आज कहीं ना कहीं हमको स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, जिससे लोगों को ज़बरदस्त रूप में क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा दोस्तों, जॉब मिलेगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रमोटिंग लोकल इंडस्ट्रीज़, है ना। तो ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक गांव है जहाँ पर पोटैटो का फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है, कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। अब वो बेचारे लोग जो है अपने पोटैटो को ट्रक में भरकर, बाकी ट्रांसपोर्टेशन में भरकर वो जो मार्केट तक लेके जाते हैं, वहाँ पर औने पौने दाम में जो है वो बेच देते हैं, क्योंकि जो मिडिल मैन होता है ना, होलसेलर, रिटेलर, ये उनसे काफ़ी सस्ते में खरीद कर बाद में उसको काफ़ी महंगे में बेचते हैं दोस्तों। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उस गाँव के पास ही एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दें, एक ऐसा इंडस्ट्री स्टार्ट कर दें जो टमाटर से टमाटर की सॉस बनाती है, टमाटर केचप बनाती है दोस्तों, है ना। तो ये अगर इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री क्या करेगी, डायरेक्ट फार्मर से जो है वो टमाटर लेगी, है ना। तो यहाँ पर मिडिल मैन खत्म हो गया, क्योंकि अब फार्मर डायरेक्टली किसको बेच रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच रहा है। और दूसरा,
इससे तो डेफिनेटली फार्मर को अच्छा प्राइस मिलेगा और जो इंडस्ट्री है उसको भी डायरेक्ट जो है वो फार्मर से सस्ते में मिलेगा दोस्तों, है ना। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, फार्मर के लिए भी और इंडस्ट्रियलिस्ट के भी। लेकिन वो जो इंडस्ट्री ओपन होने से बहुत से गाँव के लोगों को जॉब भी मिलेगा दोस्तों, है ना। तो ये फार्मर के लिए भी बहुत अच्छा है और आसपास के लोगों को इंडस्ट्री में काम करने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। सो दिस इज wonderful solution we can bring in our rural areas so that the rural picture can change। ओके अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ में हम अच्छा से इन्वेस्टमेंट करें। एजुकेशन और हेल्थ हमारे देश के बैकबोन होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर एजुकेशन और हेल्थ काफ़ी पुअर क्वालिटी का होगा तो हमारा फ्यूचर भी काफ़ी पुअर क्वालिटी का होगा दोस्तों। एक सर्वे हुआ है कि अगर हम एजुकेशन में स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन करते हैं तो हज़ारों लाखों लोगों को यहाँ पर जॉब मिल सकता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 लाख जॉब जो है वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि जब एक स्कूल खुलता है मान लीजिए तो स्कूल में बहुत से लोगों को टीचर्स की जॉब मिलती है, प्रिंसिपल का जॉब मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब मिलता है, मैनेजमेंट का जॉब मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जॉब क्रिएट होते हैं उसमें। इसी तरीके से अगर एक हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें डॉक्टर्स को, नर्स को, हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर जो है वो जॉब मिलता है। तो अगर हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे तो डेफिनेटली इससे बहुत से लोगों को जॉब मिलेगा और हमारा फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख लिया है। लास्ट है फ्रेंड्स टूरिज़्म और आईटी, है ना। तो टूरिज़्म में एक बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे देश में बहुत से टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से, मैनेजमेंट ख़राब होने की वजह से वो उतने अच्छे तरीके से फ्लरिश नहीं हो पाता। हमसे कई गुना छोटा देश है सिंगापुर में हमसे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं दोस्तों। और हमारा देश इतना विशाल होने के बावजूद, इतना बड़ा होने के बावजूद टूरिस्ट लोगों को, इंटरनेशनल टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर हम किसी तरीके से टूरिज्म को यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं तो यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि ऑन एन एवरेज 35 लाख पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट हियर, एज वेल एज जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें भी बहुत से लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर हो, हार्डवेयर, डेटाबेस, इंटरनेट सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, एप्लीकेशन, नेटवर्क, सर्वर्स, इतने सारे यहाँ पर आपको जॉब अवेलेबल हो पाते हैं, है ना। एक मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक आप एप्लीकेशन बना लेते हैं एंड्रॉयड या फिर एप्पल स्टोर में, तो वो अगर एप्लीकेशन पॉपुलर हो जाता है तो वो एक अकेला एप्लीकेशन आपको करोड़पति बना सकता है दोस्तों। इतना ताकत है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये टूरिज़्म है, आईटी है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हो सकता है कि समय लगे, लेकिन हमको इस पर्टिकुलर लॉन्ग जो है हमने जो प्लानिंग किया है उसके साथ हमको शॉर्ट प्लानिंग भी करना पड़ेगा, जिससे लोगों को तुरंत जॉब अवेलेबल हो सके। तो उसी को देखते हुए हमने राइट टू वर्क को अचीव करने के लिए 625 डिस्ट्रिक्ट्स में मनरेगा स्टार्ट किया है। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में आया था। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में जो भी व्यक्ति, बेसिकली देखिए महात्मा गांधी जी इसके रोल मॉडल हैं। यहाँ पर देखेंगे नेशनल मतलब ये पूरे देश भर में लागू होगा, रूरल मतलब कि देश भर के गाँव में लागू होगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब यहाँ पर रोजगार का जो है वो गारंटी होगा। ऐसा यहाँ पर एक स्कीम, बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों लोगों को 100 दिन का जो है, एक साल में 100 दिन का फिक्स्ड वर्किंग ये जो की गारंटी यहाँ पर दी जाएगी। और अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई करता है जॉब के लिए, अगर उसको 15 दिन के अंदर जॉब नहीं मिलता है तो उसको जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेशन भी देगी। कंपनसेशन का मतलब होता है कि हर्जाना, कि आपने जो है जॉब नहीं दे पाए तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट उनको देगी। तो इस तरीके से ये गारंटी है दोस्तों। तो मनरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, वाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज रिफर्ड एज राइट टू वर्क। राइट टू वर्क इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहां पर गारंटी दिया जा रहा है कि आपको काम 110% मिलेगा और काम नहीं मिलेगा तो कंपनसेशन मिलेगा उसका, है ना। यस, इसके अलावा यहाँ पर ये है कि इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज। तो ये वाला भी हमने एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंप्रूव करें, इसके काफ़ी सारे हमने एंगल देखे हैं, काफ़ी सारे हमने डायमेंशंस में डिस्कशन किया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। तो देखिए दोस्तों, इरिगेशन अगर उनको मिलेगा, मार्केटिंग की फैसिलिटी मिलेगी तो डेफिनेटली फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा।
एज वेल एज अगर इरिगेशन को आपको प्रोवाइड करना है तो आपको डैम का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कैनल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वेल्स का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिसमें हज़ारों लोगों को यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड का पिक्चर जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड में काफ़ी अनप्रोफेशनल तरीके से दोस्तों चीज़ें हो रही हैं। तो इसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसके हम पॉइंट्स बहुत अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम होता है वो फिक्स्ड एंड रेगुलर होता है, और यहाँ पर एश्योर्ड वर्क होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी बिखरा हुआ यूनिट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और ये जो है ना गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस से काफ़ी रजिस्टर्ड अच्छे से फॉलो करती है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और ये रजिस्टर्ड होती हैं दोस्तों, है ना। इसमें बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इंप्लीमेंट होते हैं, फॉलो होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, ये सभी एडिशनल बेनिफिट्स में आते हैं, है ना। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखेंगे तो ये तो पहली बात रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी यहाँ पर फॉलो नहीं होते दोस्तों, नॉट फॉलोड, है ना यहाँ पर। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ का जॉब रेगुलर होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है। अगर आप काम एक्स्ट्रा करेंगे तो उसका पेमेंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो पर्टिकुलर सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है, और काम भी जो है वो इरेगुलर सा होता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जॉब सिक्योरिटी होता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का जॉब सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर आपको अदर बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, इस तरीके के आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता, और जो सैलरी भी होती है वो भी काफ़ी कम होती है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट्स, है ना। जो आप किसी कंपनी में काम करेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनी होगा तो कंपनी आपके पानी की व्यवस्था करेगा, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, इवन आपको पेंशन भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरीके का ये सर्विसेज जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता, है ना। इसके यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, विलेज हेल्थ वर्कर्स हैं, ये सभी किस में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, जैसे फार्मिंग है, डोमेस्टिक वर्क है, लेबरिंग है, रिक्शा वाला है, तो ये सभी किस में आ जाएगा दोस्तों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेट बात ये है हमारे देश में, अनफॉर्चुनेट बात ये है, जो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे देश का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन जो वर्क फोर्स है हमारे देश का वो 80% अनऑर्गेनाइज्ड में है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों मात्र 20% है। मतलब इन 20% लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है, सही है, लेकिन ये जो 80% लोग हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन को फेस करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमको इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो ये मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिया है, ये डिफरेंसेस आप बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी, वाई। डेफिनेटली जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अब वो क्यों आता है दोस्तों, इसको आप बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करिए, है ना। ये मैंने सभी आपको बताया हुआ है डिफरेंसेस बहुत अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। मैं डेफिनेटली जिनका आंसर बेस्ट होगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो क्यों है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं दोस्तों, है ना, वो या तो लेबर हैं, या तो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, है ना, या तो आप देखेंगे जो 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मिंग कैटेगरी। और इनका कंडीशन जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होता है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देखिए, आप जो सीड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट उसको ये करे कि भाई टाइम से प्रोवाइड कर दे, ताकि उनको टाइम से बीज वगैरह हैं, सीड वगैरह हैं, वो मिल जाए। एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल इनपुट्स है, एग्रीकल्चर इनपुट्स में क्या जाएगा, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है ना, ये सभी चीज़ें भी उनको बहुत अच्छे से मिल जाए, सस्ते दर पर मिल जाए, क्रेडिट उनको मिले, बैंक वगैरह से क्रेडिट काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पर उनको मिले, स्टोरेज की फैसिलिटी हो, मार्केटिंग की फैसिलिटी हो, मतलब आसपास जो है वो मार्केट अवेलेबल हो, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को वहीं मार्केट में ही बेच लें, उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इसमें बच जाएगा दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत लोग होते हैं, स्पेशली जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने ऑटो वाले का यहाँ पर एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, है ना। तो जो हेड लोड वर्कर्स हैं, जो सिर पे बोझ उठा के चलते हैं दोस्तों, तो इनका भी कंडीशन काफ़ी बुरा होता है। रैक पिकर्स आप देख सकते हैं, जो कचरा उठाने वाले होते हैं, उनकी भी कंडीशन काफ़ी एक्सप्लॉइटेड होती है दोस्तों। तो इसमें हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। तो इनको भी गवर्नमेंट का सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो जो गांव में आप देखेंगे, उसी तरीके से शहरों में भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, है ना। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ में है, उसके हम लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें क्या इनिशिएटिव कर सकती है ना। यहाँ पर देखेंगे तो यही लास्ट में लिखा है कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं, बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के, दोनों को क्या चाहिए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के होते हैं, जिनको कम वेजेस तो मिलता ही है, पैसा तो कम मिलता ही है, इसके साथ साथ उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, है ना। क्योंकि ऐसे लोगों की सैलरी बहुत कम होती है और उसके साथ साथ उनको डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डील कर लिया है। जो मैंने आपको टास्क बताया, अच्छे से यहाँ पर आप सोच कर कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो थोड़ा सा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंसेस है, ये भी हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर करती है, मतलब गवर्नमेंट इसकी बेसिकली ओनर होती है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल जो लोग हैं, वो इसके मालिक होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे, रेलवे जो है वो हमारा पब्लिक सेक्टर में आएगा, लेकिन टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, वो कहाँ पर आएगा दोस्तों, प्राइवेट में आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो कहाँ पर आएगा दोस्तों, प्राइवेट में आएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर और सर्विसेज देना जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइवेट सेक्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है ना। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा मिलता है टैक्सेस के माध्यम से। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को पैसा मिलता है उनके ओनर से, या फिर लोन लेकर वो पैसा अरेंज कर सकते हैं, है ना, या फिर अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर देने से भी उनको पैसा मिल जाएगा। दो तीनों में क्या डिफरेंस है, ओनर अगर अपने जेब से पैसा लगा रहा है तो बहुत सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर वो लोन लेता है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है ना, तो उनको लोन लेना पड़ता है। तो अगर वो लोन लेंगे तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप अपने कंपनी को जो है वो शेयर मार्केट में लिस्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर देते हैं तो फिर पब्लिक आपके कंपनी में पैसा लगाती है, पब्लिक आपके कंपनी में शेयर होल्डर बन जाती है, और अगर आपका कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है तो उन शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर आपका कंपनी लॉस बियर करता है तो उन शेयर होल्डर्स को भी लॉस बियर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप एक तरीके से एक फ्रीडम आपको मिल जाती है कि आप अच्छे से जो है काम कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट ब्याज वगैरह को बिना सोचे आप काम कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बहुत अच्छे से देख लिया है ये वाला जो टॉपिक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है कि यहाँ पर हम एक मुद्दा ये उठा सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट का मेन काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाले, देश को अच्छे से मॉनिटर करे, बिजनेस वगैरह करना कब से उनका काम हो गया, है ना। बिजनेस आप प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हमारे देश में अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्टर करे तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों, इसके पीछे कुछ रीज़न है दोस्तों, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो टैक्सेस के माध्यम से मिलता है, और गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा
यहाँ पर टैक्स के माध्यम से आता है। लेकिन एक अकेला प्राइवेट इंडिविजुअल उतना पैसा कहाँ से लेके आएगा? तो जिस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत होती है, स्पेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डैम के कंस्ट्रक्शन, तो डैम का कंस्ट्रक्शन कुछ लाख में नहीं होगा, उसके लिए अरबों रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके एक डैम का कंस्ट्रक्शन होता है। तो चाहे वो डैम का कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे ट्रैक्स का स्पेंडिंग हो, है ना, या फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना हो, तो इसके लिए काफ़ी हाई अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है जो गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर सकती है दोस्तों, लेकिन एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए वो काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्राइवेट सेक्टर जो है वो किसी बिजनेस को कर रही है, यहाँ पर बिजली बन रहा है, बिजली की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर बिजली की कीमत ज़्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग करना भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार उन इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देती है बिजली के बिल में, ताकि वो कम लागत में चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें, है ना। तो इस तरीके से जो सब्सिडी दिया जा रहा है, जो छूट दिया जा रहा है, वो किसके ऊपर आता है दोस्तों? गवर्नमेंट के ऊपर आता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बल्कि आम आदमी को भी यहाँ पर सपोर्ट करती है। आप देखेंगे जो आम आदमी को 2 रुपये किलो में चावल, 1 रुपये किलो में चावल, जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको सरकार देती है। सरकार फार्मर से खरीदती है 20 से 25 रुपये में और गरीबों को देती है 1 से 2 रुपये में। तो जो वो 20 रुपये का नुकसान हुआ दोस्तों वो सरकार बियर करती है ना। तो इससे दोनों को फायदा होता है। जो फार्मर्स हैं उनको भी एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता है MSP के माध्यम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने लास्ट ईयर क्लास 9 में देखा होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जिस प्राइस पर सरकार किसानों से उनका अनाज खरीदती है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर गरीबों को भी फायदा हो जा रहा है, सपोर्ट हो जा रहा है कि उनको बहुत ही कम कीमत पर जो है वो अनाज मिल जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे जो स्कूल रन करना, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज रन करना, वो भी हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर गरीब का बच्चा जो है वो पढ़ सके। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं दोस्तों। आउट ऑफ पुअर फैमिलीज रिच होते हैं, गरीबों के घर के पहुँच से बाहर होते हैं दोस्तों वो, है ना। तो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन है, टेकिंग केयर ऑफ द पुअरेस्ट मोस्ट इग्नोर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। इन सभी चीज़ों को मैनेज करना भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको प्राइवेट भी मैनेज कर सकता है दोस्तों, लेकिन प्राइवेट वाले अगर इसको प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट से ज़्यादा चार्जेस लेंगे, गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा वो लोगों से लेंगे, है ना, जो कि लोगों के लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे गरीबों के लिए घर बनाना हो, बुजुर्गों का सहायता करना हो, है ना, जो बहुत इग्नोर्ड रीजन है वहाँ पर जो है वो सर्विसेज देना हो, तो ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ताकि गवर्नमेंट इन वेलफेयर इन सर्विसेज वाले कामों को कर सके, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लो एक ऐसा लोकेशन है जहाँ की पॉपुलेशन मात्र 500 है ना, और वहाँ जो है अगर हम रेलवे ट्रैक इस्टेब्लिश करते हैं तो हो सकता है कि रेलवे को लॉस हो, ओके। लेकिन चूंकि अभी रेलवे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है तो रेलवे वहाँ भी जो है वो रेलवे स्टेशन ओपन करेगी, भले ही उसको लॉस हो। लेकिन अगर मान लो रेलवे प्राइवेट कंपनी के हाथों में होता तो प्राइवेट कंपनी पहले देखती कि वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, रनिंग जो कॉस्ट है वो निकल पाएगा कि नहीं, और अगर उनको पता होता कि वहाँ फ़ायदे की जगह नुकसान है उस एरिया में, तो वो कभी भी वहाँ पर रेलवे ट्रैक इस्टेब्लिश नहीं करती, क्योंकि उनको प्रॉफिट की जगह क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो प्रॉफिट को ज़्यादा महत्व दे रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रॉफिट को साइड में रख के सर्विसेज को और पब्लिक वेलफेयर को ज़्यादा महत्व देता है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हमने इस ज़बरदस्त चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। शॉर्ट में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स का जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है ना, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये हमारा चैप्टर बड़ा ज़बरदस्त लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप यहाँ इस वाले वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन एंड आंसर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। आई होप यू लाइक द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।